हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का भवकाल क्लास में। मैं विपिन सिंह, आपका भौतिक विज्ञान टीचर, एक बार फिर से आपके सामने। टाइम हो चुका है चौथे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन देखने की। तो आज हम बात करेंगे गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जो कि आपका चौथा चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से। इसका वन शॉट रिवीजन हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर मैं टॉपिक की बात करूँ इस चैप्टर के, तो आप देख सकते हैं क्लियरली आपके सामने ऑस्टेट का प्रयोग स्टार्ट होता है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिक सी चीज़ है। बायो सावर्ट का नियम है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद एम्पियर का नियम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर ये अकेले अकेले पूछे जाते हैं तो 1 से 2 नंबर से ज़्यादा, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे कभी भी। बायो सावर्ट का नियम अगर पूछा जाएगा तो 2 नंबर का, एम्पियर का नियम अगर पूछा जाएगा तो 1 या 2 नंबर का, इससे ज़्यादा नहीं। एग्जाम्पल्स के साथ, टोरॉइड और परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो परिनालिका है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए आपको डेरिवेशन दे सकता है। इसके लिए आपको, या आपको कह सकता है कि परिनालिका का कोई एक, परिनालिका के लिए आपको कोई फॉर्मूले पर बेस्ड कोई क्वेश्चन दे दे, तो यहाँ से भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो 2 से 3 नंबर के ही बनेंगे। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बायो सावर्ट से भी बन सकते हैं लेकिन पूछा नहीं जाता। बायो सावर्ट का यूज करके निकाल सकते हैं आप, एम्पियर का नियम भी यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादा इतना क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं आपके बोर्ड में, या किसी भी बोर्ड की बात करें तो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश परबल, ये कॉन्सेप्ट है साइक्लोट्रॉन, इसी पर बेस्ड है एक तरह से। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी के अंदर। इसी को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज बल की परिभाषा या लॉरेंज बल क्या है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन साइक्लोट्रॉन अपने आप में अगर देखें तो इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है और साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि क्या है, ये पूछा जा सकता है, तो ये बड़े नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, यह डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर का। तो डेरिवेशन है व्यंजक जिसको हम बोलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। और 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला जो बल है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये डेरिवेशन में से कोई एक डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से। तो याद रखें, ये या फिर ये, इनमें से कोई एक डेरिवेशन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। संभावना है कि मिल जाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो डेरिवेशन है अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है लगभग, चाहे अथवा में हो चाहे मेन क्वेश्चन में हो, ठीक है। अथवा के साथ इसको देखा जाएगा तो 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर तक का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो हो गई टॉपिक की बात आपके इस चैप्टर की। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सभी टॉपिक की और डिटेल में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। डेरिवेशन हम करेंगे नहीं, डायरेक्ट आपको डेरिवेशन का रिजल्ट में दिखा दूंगा, फिगर बना दूंगा, रिजल्ट बता दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। डेरिवेशन वाली ये लेक्चर नहीं है, ये वन शॉट रिवीजन है। तो इस 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे चैप्टर को हमें कवर करना है यहाँ पर, है ना। तो ये याद रखना है आपको बेटा। चलिए, ऑस्टेट का प्रयोग। ऑस्टेट का प्रयोग आपने क्लास 10th की भौतिक विज्ञान में भी थोड़ा सा पढ़ा था, इतना ज़्यादा नहीं। बेसिक जो नॉलेज है इसकी वो आपने देखी हुई थी कि ऑस्टेट ने क्या बताया था कि एक धारावाही, अगर ऑस्टेट के बात करूं, रिजल्ट की बात करूं कि क्या इनका कहना था, तो इन्होंने धारा का चुंबकीय प्रभाव बताया था। ऑस्टेट एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने धारा का या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इन्होंने देखा था सबसे पहले। कौन सा प्रभाव बेटा? चुंबकीय प्रभाव। अच्छा, किस प्रकार की धारा थी तब? विद्युत धारा जो हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये जो विद्युत धारा होती थी ये दिष्ट धारा होती थी बच्चे। दिष्ट धारा का इन्होंने देखा था, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट की नहीं बल्कि दिष्ट धारा की हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट की बात नहीं की है, याद रखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा की बात नहीं कर रहे हैं हम, दिष्ट धारा की बात कर रहे हैं। तो इनका कहना क्या था कि वैज्ञानिक ऑस्टेड ने क्या पाया था बेटा, कि पाया कि धारावाही चालक में, धारावाही चालक मतलब कोई चालक तार है जिसमें धारा बह रही है, तो धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र तब तक विद्यमान रहता है, तब तक उत्पन्न रहता है जब तक कि तार में धारा प्रवाहित हो रही हो। तो सिंपल सी बात दिखाई जा रही है, ये चालक तार है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है, आई करंट बह रही है। और यहाँ पर एक काल्पनिक प्लेट पर ऐसा दिखाया गया है, जैसे कि बात करें कि एक तल है, कागज का तल ले लूँ मैं, कागज तल इस तरह से ले लीजिए आप। एक कागज ले लीजिए सिंपल सा, और उसमें तार को इस पार से उस पार ऐसे छेद करके तार को निकाल दीजिए। ऐसे तार निकला हुआ है मान लीजिए, ठीक है, ऐसे इस पार से उस पार तार निकला है।
और इसमें ऊपर की तरफ करंट बह रही है, तो इस प्लेट पर या इस कागज पे आप देखेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखेंगी वो ऐसे दिखेंगी, वृत्ताकार दिखेंगी। तो वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखाएं चालक तार के चारों तरफ उत्पन्न होगी, पास से लेके दूर तक। ठीक है, पास से लेके दूर तक। अब इसका मान वगैरह इन्होंने नहीं बताया कितना उत्पन्न होगी, इन्होंने बस ये बताया था ऑर्स्टेड ने कि उत्पन्न होती है, कितना इसका मान है और मान दूरी के साथ कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा ये नहीं बताया इन्होंने। किस किस चीज पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्भर करता है ये नहीं बताया इन्होंने। ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है चालक तार के चारों तरफ वो किस प्रकार से है। जब ऊपर की तरफ तार में धारा बह रही है तो किधर की तरफ दिशा होगी, नीचे की तरफ बहेगी तो दिशा किस तरह से होगी, ये कुछ नहीं बताया। बस इन्होंने ये बताया कि चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसकी दिशा के बारे में कुछ नहीं बताया, उसके मान के बारे में, उसकी निर्भरता के बारे में नहीं बात की। अब चुंबकीय क्षेत्र की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का नाम आ गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जो कि एक चुंबक के चारों तरफ या एक धारावाही तार के चारों तरफ या फिर गतिशील आवेश के चारों तरफ का एक क्षेत्र होता है, जिसमें किसी अन्य चुंबक अथवा धारावाही तार अथवा गतिशील आवेश पर बल लगता है इस चुंबकीय क्षेत्र, इस क्षेत्र की वजह से। और यही क्षेत्र एक बेटा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं और चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी आप लिख सकते हैं। मात्रक आप देखेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला आप लिखते हैं। मेन मात्रक इसका एसआई मात्रक टेस्ला ही है। सीजीएस मात्रक देखेंगे गाउस होता है और एक गाउस बराबर 10⁴, एक टेस्ला बराबर 10⁴ गाउस होता है। ठीक है, विमा देखेंगे mt-2 और a-1 होता है। ठीक है, एल की वैल्यू 0 है यहाँ पर। तो ये बेसिक सी बात है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। चुंबकीय क्षेत्र का अब मान हमें निकालने के लिए जब हम बात करते हैं कि कितना मान है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है किसी धारावाही चालक पर, जैसे कि मैं बात करूं कि करंट अगर इस तार में ऊपर की तरफ ऐसे प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से हम निरूपित करते हैं और ये सदिश राशि होती है क्योंकि इसकी दिशा होती है। तो इसका मान कितना होगा? ठीक है, दूरी के साथ कैसे परिवर्तन, इसका मान कैसे निकालेंगे? तो इसके मान को सबसे पहले निकाला बायो-सावर्ट ने। तो हम पढ़ने वाले हैं बायो-सावर्ट का नियम। ठीक है, बायो-सावर्ट का नियम। बायो-सावर्ट का क्या नियम है बेटा? बायो-सावर्ट ने एक नियम निकाला कि किस प्रकार से जो धारावाही चालक तार है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो किस किस चीजों पर निर्भर करता है। तो कोई लेट से कि इस तरह का तार है, कोई भी किसी भी तरीके का आप तार मान लीजिए। चलिए मैं मान लेता हूं कि ऐसा सा कोई तार है। ठीक है, इसमें करंट बह रही है, मान लेते हैं ऊपर की तरफ आई करंट बह रही है। ठीक है, कोई तार है, किसी भी तरीके का बना लीजिए, सीधा बनाना है सीधा बना लीजिए, टेढ़ा बनाना है टेढ़ा। आपका किताब में ऐसा ऐसे बना है तो ऐसे ऐसे बना लीजिए, ऐस की तरह बनाया ऐस की तरह बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर एक देखो, अब इस तार से मुझे अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है इस तार से, तो इस तार से अलग अलग बिंदुओं की दूरी अलग अलग होगी। यहां से मैं देखूंगा तो दूरी अलग है, यहां से दूरी अलग होगी, यहां दूरी अलग होगी, यहां दूरी अलग होगी, यहां दूरी अलग होगी। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसा करते हैं, क्योंकि तार में जो करंट बह रही है एक समान बह रही है, तो इन्होंने एक तरीका निकाला, एक जुगाड़ निकाला कि एक छोटा सा इसका पार्ट हम चिन्हित कर लेते हैं, जिसको छोटा सा अल्पांश कहेंगे। और इसको हमने कहा कि भैया ऐसी बात है कि इसको हम पूरे तार की वजह से नहीं निकालेंगे, हम छोटे से भाग की वजह से, तार के एक छोटे से भाग की वजह से निकाल लेते हैं इस पॉइंट P पर। तो इस छोटे से भाग को हमने कहा कि भैया इसकी लंबाई कितनी है, dl। ठीक है, dl लंबाई ले ली इसकी लंबाई मान लेते हैं ये AB लिख देता हूं मैं, अल्पांश। धारावाही अल्पांश जो है, जो अल्पांश है बेटा, अल्पांश का मतलब अल्प अंश। अल्पांश क्या है बेटा? AB के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे। ठीक है, P पर चुंबकीय क्षेत्र हम निकालने वाले हैं। अब इस dl में अगर देखें तो इसकी दिशा होती है, धारा की दिशा में ही इसकी दिशा लेते हैं, और इसमें देखिए इसकी दिशा, धारा की दिशा ऊपर की तरफ, तो ये धारावाही अल्पांश हो जाता है क्योंकि इसमें करंट भी बह रही है। ठीक है, और छोटा सा ये पार्ट है अल्पांश से धारा, ठीक है, तार का। तो सिंपल सी बात है, अब इसको यहां से जब मिलाते हैं अल्पांश को इस बिंदु से, तो एक कोण बन रहा है, देख सकते हैं यहां से यहां तक इस पॉइंट पर जहां पर हमें कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसको मिलाऊं तो आप देखेंगे, मान लेते हैं कि r दूरी पर है और ये कोण बना रहा है थीटा। तो बायो-सावर्ट ने क्या कहा, देखो क्योंकि छोटे से अल्पांश की वजह से निकाल रहे हैं यहां पर, तो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र आएगा यहां पर, टोटल चुंबकीय क्षेत्र तो आएगा नहीं, छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा dB। तो धारावाही अल्पांश AB के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा dB, और ये बराबर होता है बेटा, या बराबर मत लिखो, इन्होंने 3 पार्ट में
चीजें बताई किस पर निर्भर करता है। तो रिजल्ट निकल के आया कि पहली चीज इन्होंने पाया कि जो डीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो अल्पांश में धारा बह रही है, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब करंट के। दूसरा इन्होंने पाया कि जो डीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है धारावाही अल्पांश की लंबाई के, ठीक है। और तीसरी चीज जो डीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कोण के ज्या मतलब होता है साइन थीटा, मतलब साइन थीटा के, ठीक है। और चौथी चीज इन्होंने पाई कि जो चुंबकीय क्षेत्र है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के, ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चार चीजें इन्होंने पाई, किसने, बायो-सावर्ट ने। एक प्रयोग किया, कैसे कि भैया एक बार दूरी कम ज्यादा करके देखा तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है वो देख लिया, तो उनका परिवर्तन कैसा आ रहा है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के साथ है। करंट का मान बढ़ा घटा के देखा तो जैसे जैसे बढ़ाते गए तो देखा चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जा रहा है। डीएल की लंबाई बढ़ाते गए तो देखते हैं जितना बड़ा तार ले रहे हैं उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र आएगी। और साइन थीटा का मान जितना बढ़ाते जा रहे हैं उतना ज्यादा आपको साइन थीटा का मान, ठीक है, उतना ज्यादा आपको चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो रहा है। तो इन चारों चीजों को जब मिला के लिखा गया साथ में तो ये आया डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया बेटा आई डीएल साइन थीटा और डिवाइड बाई आर स्क्वायर के। यहां पर जब चिन्ह हटा तो ये निकल करके आएगा डीबी बराबर के आएगा, और के एक तरह का नियतांक है, समानुपाती नियतांक, आईडीएल साइन थीटा और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहां पर अगर मैं बात करूं तो dB बराबर हो जाएगा, के की वैल्यू होती है बेटा म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। ये क्या मतलब है इसका, ये भी हम बात करते हैं, आई डी एल और ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर के। ये दोनों अगर आप देखेंगे तो ये बायो-सावर्ट का नियम का एक रूप है, बायो-सावर्ट का सूत्र है, ठीक है। और मात्रक आप जानते हैं टेस्ला, ठीक है, टेस्ला को कैपिटल टी से भी हम निरूपित करते हैं। अच्छा, यहां पर जो के है, के बराबर आप देखेंगे तो के क्या है, के क्या है बेटा, के बराबर निकल के आया है म्यू नॉट बाई 4 पाई, जो कि बराबर होता है 10⁻⁷ के। 10⁻⁷, म्यू नॉट का मान क्या होता है बेटा, म्यू नॉट का मान कैसे निकालेंगे, मात्रक कैसे निकालेंगे, म्यू नॉट का मात्रक कैसे निकालेंगे, या के का मात्रक जो होगा वो म्यू नॉट का मात्रक होगा, क्योंकि 4 पाई का कोई मात्रक होता नहीं। तो मात्रक अगर देखें तो के का मान मात्रक के लिए अगर मैं सूत्र बनाऊं तो कैसे बना सकता हूं, ये हो जाएगा dB आर स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा आईडीएल साइन थीटा के। सही है, ऐसा सूत्र लिख सकते हैं के का। अगर मान में लिखूं तो टी का इसका मात्रक है टेस्ला, इंटू हो जाएगा मीटर स्क्वायर, दूरी है तो मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर इंटू मीटर, और साइन थीटा, थीटा का कोई मात्रक होता नहीं, तो सिंपल सी बात है, मीटर से मीटर कट जाएगा एक और बचेगा टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो ये मात्रक होता है बेटा टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। किसका मात्रक होता है, म्यू नॉट का या के नॉट का, क्या के का क्या मात्रक होगा बेटा, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो इस प्रकार से ये मात्रक आपको इस प्रकार से ऐसे निकालना होता है, आप निकाल सकते हैं सूत्र को परिवर्तित करके। ये छोटी सी चीज है जो कि मैंने आपको दिखा दी ताकि आपको इसका ज्ञान हो, पता रहे आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये यहां पर म्यू नॉट जो है, ठीक है, जो म्यू नॉट है बेटा इसका मान आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, मात्रक सेम रहेगा। और इसको बोलते हैं बेटा, इसको इसका नाम है, म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात या वायु की चुंबकनशीलता। क्या है, चुंबकनशीलता। जैसे अभी तक वैद्युतशीलता पढ़ते थे, ठीक है, क्योंकि हम वैद्युत गुण पढ़ते थे, आवेश का वैद्युत गुण हम पढ़ रहे थे, वैद्युत आवेश का हम प्रभाव देख रहे थे या वैद्युत आवेश के गुणों को पढ़ रहे थे। अब चुंबकीय प्रभाव हम पढ़ रहे हैं, चुंबकीय गुणों को हम पढ़ रहे हैं, तो चुंबकनशीलता आएगा, ठीक है, माध्यम की चुंबकनशीलता है। हम बात करें सदिश रूप की इसके, ठीक है, या थोड़ा सा अगर रिलेशन बताऊं तो म्यू जो है बराबर होता है बेटा म्यू नॉट इनटू में म्यू आर के। ये आप समझिएगा, म्यू क्या है, म्यू क्या है बेटा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, एक तरह से कुल चुंबकनशीलता है, ठीक है, माध्यम की चुंबकनशीलता, माध्यम की चुंबकनशीलता, चुंबकनशीलता। अच्छा
इसको चुंबकीय पारगम्यता भी बोलते हैं, ठीक है, चुंबकनशीलता या चुंबकीय पारगम्यता भी बोलते हैं, एक ही मतलब है दोनों का। म्यू नॉट क्या बेटा, म्यू नॉट के बारे में तो अभी लिख दिया, वायु या निर्वात की, ठीक है, वायु या निर्वात के लिए है, निर्वात की चुंबकनशीलता है ये। चुंबकनशीलता, और ये क्या है, ये है निरपेक्ष चुंबकनशीलता, सिंपल सी बात है, चुंबकनशीलता इस तरह लिख लीजिए आप। तो निरपेक्ष चुंबकनशीलता है ये, म्यू आर। रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है, रिलेटिव परमिबिलिटी है, और बाकी ये एब्सोल्यूट परमिबिलिटी है। कुल एक तरह से किसी माध्यम की कुल जो चुंबकनशीलता होगी वो है म्यू, और इसका रिलेशन क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर के। म्यू आर की कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता, याद रखिएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता। इस तरह का मैंने एक प्रश्न भी करवाया था, आपको बताया था, मात्रक नहीं होता, ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। बाकी इन दोनों का मात्रक सेम होता है, इन दोनों का मात्रक क्या होता है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, सदिश रूप देख लेते हैं, क्या होता है सदिश रूप, बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप, क्योंकि ये पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है, चाहे यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे एमपी बोर्ड का हो, चाहे राजस्थान बोर्ड का है, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, कहीं भी सदिश रूप हर एक एग्जाम में पूछा गया है बायो सावर्ट का, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों को फंसाने के लिए। जो एग्जामिनर होते हैं वो इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं। तो डी भी बराबर अगर लिखेंगे तो याद है म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू, दो तरह से सदिश रूप लिख सकते हैं इसका, आई डी एल सदिश, और इंटू में आर कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर कैप क्या बताता है बेटा, यहाँ पर एकांक सदिश है ये, आर कैप क्या है, एकांक सदिश। तो हम जानते हैं चूंकि आर कैप क्या बेटा, दिशा बता रहा है डीबी की, आर कैप एकांक सदिश है और ये बराबर होता है सदिश आर बटे मॉड ऑफ सदिश आर, मतलब इसका सिर्फ परिमाण, या आप इसको बराबर करके लिख सकते हैं सदिश आर बटे सिर्फ आर लिख सकते हैं, इसका मतलब है सिर्फ आर, मतलब सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं, सदिश में से दिशा हटा दीजिए, मान की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर ये मान उठा के यहाँ रख दूं मैं, ठीक है, तो आपको एक नया सदिश रूप दिखेगा और वो दिखेगा डीबी, ये भी सदिश रूप है, याद रखिएगा, डीबी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई और इनटू में है आई डी एल और मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा आर सदिश डिवाइड बाई, अब देखो यहाँ पर आर कैप की जगह आर सदिश बटे आर लिखूंगा तो ऊपर तो आर सदिश हो गया, अब नीचे आर आएगा और पहले से आर स्क्वायर एक है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर, मतलब आर की पावर 3। तो आर की पावर 3 कब होता है और आर स्क्वायर कब होता है ये याद रखेंगे। अगर एकांक सदिश के रूप में लिखा है तो आर स्क्वायर ही रहेगा, अगर उसको मूल सदिश के रूप में लिखेंगे तो आपको आर की घात 3 देखने को मिलेगा, मात्रक सेम है टेस्ला, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये बायो सावर्ट या बायो सेवर्ट का नियम का सदिश रूप है, ये याद रखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप कैसे ज्ञात करें। तो चुंबकीय क्षेत्र की देखो मान तो बता दिया किसने, पहले ये बताया कि चुंबकीय क्षेत्र होता है किसने, ऑर्स्टेड ने, इसके बाद मान किसने निकालना बता दिया, मान निकालना बता दिया हमें, किसने बताया बेटा, बायो सेवर्ट ने या बायो सावर्ट ने। इसके बाद अब दिशा निकालने के लिए सबसे पहले मैक्सवेल ने नियम दिया, एक मैक्सवेल का नियम था जो कि पेंच का नियम या स्क्रू का नियम भी बोलते हैं, मैक्सवेल के कार्क स्क्रू का नियम ऐसा ऐसा लिखा होता है, तो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम एक तरह। तो जैसे आप समझिए कि आपके सामने समझिए कि एक दीवार पर एक या किसी भी चीज पर आपको अगर स्क्रू को कसना है, पेचकस लीजिए और उसको कसना है आपको, ठीक है, ढीला स्क्रू है उसमें, या मान लीजिए कि दीवार पर आपको एक स्क्रू लगाना है या किसी चीज पे आपको स्क्रू लगाना है, तो आप ये समझिए कि मेरे हाथ में एक स्क्रू है और पेचकस है और सामने मुझे इस रिमोट पर मुझे स्क्रू लगाना है, तो मैं हाथ से क्या करूंगा, इसको पकड़ के कैसे घुमाऊंगा, ये कसने के लिए, तो मेरा हाथ इधर से मेरे तरफ से किधर की तरफ घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, और ये घूमेगा तो स्क्रू क्या होगा, कसता जाएगा, कसेगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ये आगे की तरफ जैसे जैसे स्क्रू घुसता जाएगा अंदर, ये थोड़ा थोड़ा आगे जाएगा ना, आगे जाएगा, सिंपल सी बात है, पेचकस आगे बढ़ेगा ना, स्क्रू भी आगे बढ़ रहा है। अच्छा, तो सिंपल सी इन्होंने यहाँ पर बात है कि यदि किसी दक्षिणावर्ती पेच को या दक्षिणावर्ती पेच या सिर्फ पेच बोलिए, पेच को धारावाही चालक के अनुदिश रखा जाए, मतलब मानिए कि जो पेच है, पेचकस है, वो एक तार है जिसमें करंट बह रही है उसकी नोक की तरफ, ठीक है, इसको समझिए कि एक तार है जिसमें नोक की तरफ, पेचकस के नोक की तरफ करंट बह रही है।
तो जब इसको घुमा रहे हैं तो जिस दिशा में इसको घुमा रहे हैं उसी दिशा में इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होंगी। मतलब कि अगर देखें ये ऊपर की तरफ इसको मैं कसूंगा तो मेरा हाथ घूमेगा कैसे, ऐसे कसने के लिए, खोलने के लिए ऐसा घूमेगा, अगर खोलूंगा तो इधर से इधर की तरफ बायां दाहिनावर्त या दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो क्या होगा, ये कसेगा ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ अगर इसको कस रहे हैं मतलब ऊपर की तरफ अगर करंट प्रवाहित हो रही है तार में, तो इसके चारों तरफ, तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी उनकी दिशा जो होगी वो क्या होगी बेटा, ये कुछ इस प्रकार से होगी। यही दिखाया गया है। तो जिस दिशा में हमारा हाथ घूम रहा है ना, ऐसे कसने के लिए ऐसे हाथ घूम रहा है, तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी चारों तरफ, इस तार के चारों तरफ घूम रही होंगी, ठीक है, तो उत्पन्न होंगी। तो सिंपल सा एक तरीका है, ठीक है। अंगूठा जो है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में घूमेगा, आप देख लीजिए ऐसे घूम रहा है ना, इधर से इधर की तरफ, ऐसे 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 घुमाएंगे, ऐसे ऐसे, ये ठीक है, सिंपल सा। अच्छा तो एक तो हमें ये समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, अच्छा तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा देख के। लेट्स से कि तार है, इसमें करंट इस दिशा में बह रही है। तो अगर करंट इस दिशा में बह रही है तो मैं इसको देखो पेचकस को लूंगा ऐसे और ऐसे कसने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आगे की तरफ है ना, तो नोक को आगे की तरफ क्या ऐसे कसने का प्रयास करूंगा, तो मेरा हाथ ऊपर से नीचे की तरफ घूम रहा है, मतलब मेरा हाथ इधर से इधर की तरफ घूम रहा है, ठीक है, इधर से इधर की तरफ घूम रहा है, ऐसे ऐसे इधर की तरफ घूम रहा है, सिंपल सी बात है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो इसके चारों तरफ उत्पन्न होगी उनकी दिशा क्या होगी, इधर से निकल रही है, इधर से अंदर जा रही है, ठीक है। लूप बनाएंगी मतलब पूरा घेरा बनाएंगी। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रही है तो अब देखिए ऊपर से नीचे की तरफ मैं कसूंगा हर बार, तो कसूंगा तो क्या हो रहा है, इधर से इधर की तरफ घूम रही है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर से इधर की तरफ ऐसे निकलेंगी। सिंपल सी बात है, हर एक जगह पर तार के चारों तरफ इस प्रकार से होंगी। अब किसी भी दिशा में आप निकाल सकते हैं, किधर भी घुमा के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको यूज करना है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अगर मैं लगाऊं यहाँ पर तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ज्यादा अच्छा है, कार्क-स्क्रू के नियम से ज्यादा अच्छा है। एक हथेली का भी नियम है जो कि इससे रिलेटेड ही है। जिस दिशा में तार में करंट बह रही है उस दिशा में अपना अंगूठा रखिए, हाथ ऐसे फैलाइए, अंगूठा रखिए और ऐसा कोशिश करिए, ऐसी कल्पना करिए जैसे ये मैं कहूं कि ये तार है, तार में जिस दिशा में अंगूठा जा रहा है उस दिशा में जिस दिशा में तार में करंट जा रही है उस दिशा में मैंने अंगूठा रखा, और कोशिश करिए या कल्पना करिए कि इस तार को आप जो है ऐसे हथेली में अपने बंद कर रहे हैं। तो जो ये उंगलियां मेरी चारों तरफ घूम रही है ना इस तार के, ये उंगलियां एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाएंगी। जिस तरह से ये तार, जिस तरह से अंगूठे के चारों तरफ ये उंगलियां घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना, इस तरह से इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी ऐसे घूम रही है, चारों तरफ से पैक। देख लीजिए चारों तरफ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पैक, करंट ऊपर की तरफ। तो सिंपल सा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो बेसिक सा था, ठीक है, कैसा भी आपको दिया हो, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। चेंज कर लेता हूं मैं पेन को, ठीक है। कैसा भी आपको इस तरह से दिया हो आप निकाल सकते हैं। ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ ऐसे करेंगे तो इधर से अंदर की तरफ और इधर से बाहर की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप देखेंगे इधर से इस तरह से जा रही है, इधर अंदर की तरफ जा रही है और इधर से निकल रही है। इसको भी एक तरीका है बताने का, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखा देखो, करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखो इधर से अंदर की तरफ है और इधर से बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे ऐसा हाथ घूम रहा है तो इधर से अंदर जा रहा है मेरा हाथ और इधर से बाहर निकल रहा है ना, बोर्ड के अंदर की तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ। तो जब अंदर की तरफ जा रहा है उसको दिखाने के लिए हम दिखाते हैं बेटा डॉट से, डॉट बी। डॉट का मतलब होता है अंदर की तरफ, ठीक है, सॉरी, डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ। ये यहां पर क्रॉस लगाना पड़ेगा, क्रॉस का मतलब होता है अंदर की तरफ। ये जो चिन्ह है क्रॉस, इसको पढ़ते हैं क्रॉस। क्या पढ़ते हैं बेटा, क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है, क्रॉस बी लिखा है ना, क्रॉस बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के इस तरफ अंदर की तरफ जा रही हैं, हर एक बिंदु पर यहाँ अंदर की तरफ है और यहाँ से बाहर निकल रही हैं, और बाहर की तरफ जब निकलती है इसको डॉट लिखते हैं, डॉट बी। डॉट बी मतलब ये डॉट लिखा है, डॉट, ठीक है, डॉट है ना, बिंदी है, डॉट और क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस और डॉट। तो डॉट का मतलब होता है बेटा बाहर की ओर, बाहर की ओर, और क्रॉस का मतलब होता है अंदर की ओर, ठीक है। अब जैसे अभी मैं चुंबकीय क्षेत्र के लिए लिखा हूं, अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं कहीं पर डॉट आई लिख दूं, इसका मतलब क्या है कि करंट बाहर की तरफ आ रही है। जैसे बोर्ड से, समझिए बोर्ड से एक तार अंदर से बाहर आ रहा है और उसमें करंट भी ऐसे निकल रही है, जैसे मेरा पेन ऐसे रख दूं मैं
और इसमें समझिए कि तार से करंट ऐसे बाहर आ रही है, तो इसको भी दिखाने के लिए मुझे ऐसे ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब करंट बाहर की तरफ आ रही है, और ऐसा कर दूं तो इसका मतलब करंट अंदर की तरफ जा रही है। इसके बगल में आई लिखा है, मतलब करंट को दिखा रहा है, इसका मतलब करंट को दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको दिखाने के लिए डॉट और क्रॉस का आप यहाँ पर नियम पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपके लिए यहाँ पर मैंने कर रखा है। डॉट और क्रॉस का तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा देख सकते हैं आप। चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर हो तो हम कहेंगे क्रॉस, मतलब अंदर की तरफ जा रही है तो हम क्रॉस लगाएंगे। और यदि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है, बाहर निकल रही है, तो डॉट लगाएंगे, ठीक है, निरूपित करेंगे। अब देख सकते हैं डॉट और क्रॉस का मतलब क्या है। ऊपर की तरफ करंट जा रही है तो इधर की तरफ देखो हाथ घूम रहा है अंदर की तरफ, तो इसको क्रॉस लगाएंगे, और इधर से तरफ बाहर आ रही है तो इसको हम डॉट दिखाएंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ हो गई तो इधर से बाहर की तरफ, और इधर अंदर की तरफ, इधर देखो अंदर की तरफ, तो यहाँ क्रॉस, इधर डॉट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए करंट अगर इस तरह से वृत्त में घूम रही है, वृत्ताकार है, तो करंट जैसे इस पॉइंट पर मैं बात करूँ, यहाँ पर मान लेते हैं कि करंट इस प्रकार से जा रही है, ऐसे करंट है, तो यहाँ पर अगर मैं करंट पर अंगूठा रखूँ तो हाथ कैसे घूम रहा है, ऐसे चारों तरफ, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, मतलब यहाँ क्रॉस और इधर बाहर की तरफ, हर जगह डॉट, हर जगह डॉट, मतलब बाहर आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र रखा है यहाँ अंदर, तो यहाँ पर क्रॉस बी है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट पर आप निकालेंगे डॉट बी, चाहे यहाँ निकालिए, चाहे यहाँ निकालिए, चाहे यहाँ निकालिए, कहीं भी डॉट भी है बाहर की तरफ। इसमें देखो करंट की दिशा बदल दी, करंट की दिशा बदल दी, तो अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर मैं देखूं तो इधर क्रॉस हो जाएगी, बाहर की तरफ हर जगह पर क्रॉस हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर देखो तो डॉट हो जाएगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अब, क्योंकि धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बदल चुकी है, तो ये डॉट रहेगी, यहाँ पर बाहर की तरफ आ रही है केंद्र पर, सेंटर पर, और बाकी बाहर अगर देखेंगे, वृत्त के बाहर अगर मैं देखूँ, लूप के बाहर देखूँ तो कैसी है, क्रॉस है, मतलब अंदर की तरफ जा रही है, मतलब यहाँ से निकल के ऐसे जा रही है अंदर, यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे हर जगह, ठीक है, ऐसी बात है। और यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ से निकल के इधर जा रही थी ये, ठीक है, यहाँ से उठ के इधर की तरफ, यहाँ से उठ के इधर की तरफ, यहाँ से उठ के इधर की तरफ, ऐसी थी, ठीक है, तो दिशा चेंज हो रही, क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो डॉट और क्रॉस का मतलब आपको थोड़ा समझना था, ये जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में इस तरह की ही चीज़ें लिखी रहेंगी, आपको देख के समझना पड़ेगा। जहाँ क्रॉस लगा इसका मतलब अंदर की तरफ, जहाँ डॉट लगा इसका मतलब बाहर की तरफ, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इसको याद रखें, नियम है एक तरह का, एम्पियर का परपथीय नियम या एम्पियर का नियम। एम्पियर जी क्या कहते हैं बच्चा, कह रहे हैं किसी दिए हुए धारा वितरण के लिए, धारा मतलब है कोई जगह है जहां पर बहुत सारी करंट है ना, है, मतलब करंट या तो अंदर की तरफ आ सकती है तो बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर बहुत सारे तार हो, ऐसे ऊपर की तरफ छत की तरफ बहुत सारे तार जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ तार में ऊपर से नीचे की तरफ करंट जा रही हो, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, कुछ में ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रही हो, तो ऐसा है। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे धारा वितरण है, धारा वितरित है किसी क्षेत्र में, तो कह रहा है किसी बंद पथ के लिए, जैसे ये पथ एक बंद है, कोई भी पथ हो सकता है, वो चाहे एक वृत्ताकार हो, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो, कैसा भी हो, उसका आकार कुछ भी हो सकता है पथ का। बंद पथ के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है, रेखीय समाकलन, ठीक है, मैं बताता हूं क्या है। उस बंद पथ पर बंद पथ से संबद्ध क्षेत्रफल के पारित, इस मतलब इस बंद क्षेत्रफल के अंदर जितने भी, ठीक है, धाराएं हैं, उनके बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र। इसको समझते हैं। ये कह रहे हैं कि जो जैसे बंद पथ मैं बना लूं ऐसे, और इसमें कुछ करंट है, जैसे मैं डॉट I1 लिख दूं और क्रॉस यहाँ पर I2 लिख दूं, और यहाँ पर डॉट I3 लिख लूं, यहाँ पर मैं क्रॉस I4 लिख लूं, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर मैं डॉट I5 लिख दूं, ठीक है, यहाँ पर मैं क्रॉस I7 लिख दूं, ठीक है, ऐसे ऐसी चीजें हैं, ठीक है। ये क्या है, बंद पथ। कुछ करंट देखो अंदर है, कुछ बाहर है, तो हमें बाहर वालों से मतलब नहीं है, हमें अंदर वालों से मतलब है। तो कहा जा रहा है कि किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ से संबद्ध क्षेत्रफल से पारित धाराओं के बीजगणितीय योग का या कुल बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात अगर मुझे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लिखना है, इस पथ पर जो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही है वो किसके कारण हो रही है, तो वो अंदर वाली चुंबकीय क्षेत्र, अंदर वाली धाराओं को लेना है। याद रखिएगा, बाहर की तरफ या डॉट जो होती है दिशा, जो बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आती है, या बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा आ रही हो या करंट आ रही हो, तो बाहर की तरफ डॉट आई या फिर क्रॉस आई की अगर मैं बात करें, तो डॉट आई को हम लेते हैं बेटा धनात्मक, पॉजिटिव लिया करते हैं, ये दिशा को पॉजिटिव लेते हैं। और जब अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा रही हो या अंदर की तरफ
करंट जा रही है तो उसको हम नेगेटिव चिन्ह लेकर के दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तो यहां पर अगर मैं कुल चुंबकीय क्षेत्र दिखाऊं, ये क्योंकि बंद पथ है तो बंद पथ को दिखाने के लिए मैंने आपको गॉस के नियम ही बताया था, इंटीग्रेशन और बंद पथ को दिखाने का ये तरीका है। यहाँ पर एक ऐसा बंद पथ दिखाते हैं, ये बंद पथ को बताता है। ठीक है, किसका बंद पथ करना है बेटा, किसका समाकलन करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन B डॉट dl। ठीक है, इस पूरे पथ की लंबाई को अगर मैं देखूं L है तो छोटे छोटे लंबाई को हम मान सकते हैं dl 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 dl, छोटे छोटे प्रभावकारी लंबाई जो कि हम अल्पांश कर रहे हैं, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो इस पूरे का रेखीय समाकलन करना है जो चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके लिए, और ये बराबर होगा म्यू नॉट गुना किसके बेटा, जितनी भी चुंबकीय जितने भी करंट इसके अंदर परिबद्ध है, इसके अंदर बंद जो करंट है उनके बेजीय योग के, मतलब सिग्मा आई के। आई कौन सी बेटा, इनक्लोज, जो परिबद्ध है, जो परिबद्ध है, अर्थात कि इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट सिग्मा आई का मतलब है बेटा, सिग्मा आई का मतलब है यहां पर, सिग्मा आई का मतलब है सभी धाराओं का योग, सभी धाराओं का जोड़। सभी धाराएं कौन कौन सी बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I1 माइनस I2 होगा, क्योंकि I2 क्या है, बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ है। ये प्लस होगा I1, ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ है। फिर प्लस होगा I3 क्योंकि बाहर की तरफ है, और माइनस होगा I4 क्योंकि अंदर की तरफ है। फिर प्लस होगा I5, ठीक है, क्यों, क्योंकि बाहर की तरफ है। और जो बाहर है, इस घेरे के जो बाहर है धारा, उसको हम कंसिडर नहीं करते। जो अंदर होगी, इस पास के इस घेरे के अंदर जो होंगी धाराएं, उन्हीं को सिर्फ लेंगे, बाहर वाली धाराओं को हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये सिग्मा आई का मतलब है जो परिबद्ध थी। तो सबका जोड़ जितना भी आएगा, जैसे मैं कहूं कि ये 2 एम्पियर था, ये 3 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, ये 8 एम्पियर, 4 एम्पियर, तो जोड़ेंगे जितना एम्पियर आएगा गुणा कर देंगे म्यू नॉट के साथ, और यही हमारा एम्पियर का परपथीय नियम है। ठीक है, तो याद रखेंगे, बेसिक सा है, इसको डिटेल में आपको पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप पढ़ रखे होंगे, ये वन शॉट रिवीजन के पर्पज से बनाई जा रही है। अच्छा, टोरॉइड और परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र और टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालना है, तो हम पहले बात कर रहे हैं परिनालिका की, हम बात कर रहे हैं बेटा परिनालिका के लिए। तो परिनालिका को बनाया कैसे जाता है बेटा, कि एक आप चीनी मिट्टी का या कोई भी कुचालक या विद्युत रोधी कोई एक इस तरह से छड़ ले लीजिए। ठीक है, और इस पर तार को हम लपेटना स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक तार ले लीजिए, उसको लपेटना स्टार्ट करिए। आप चाहे इसको लपेटना इधर से इधर की तरफ स्टार्ट करिए या इधर से इधर की तरफ लपेटे, आपकी मर्जी है। इस पर तार को लपेटना स्टार्ट करिए ऐसे। तो ये तार पीछे की तरफ गया, पीछे से आएगा ऊपर की तरफ, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, इस तरह से लपेट दीजिए आप इस पर, इस तरह से लपेट दीजिए ऐसे। तो लपेटेंगे जब तो आप देखेंगे इस प्रकार से ऐसे संरचना बन जाएगी, बनेगी ऐसे, तार लपेट गई। अब आपको पीछे साइड थोड़ी दिख रहा है, पीछे साइड आप जाके देखोगे तो दिखेगा। ठीक है, और यहाँ से ऐसे मान लेते हैं कि ये तार इस प्रकार से निकल आई। अब देखेंगे यहाँ पर तो जो L लंबाई है या कितनी भी लंबाई की बना सकते हैं, ये तार है, तार एक ही है, उसी तार को बार बार चारों तरफ इसके लपेटा गया है। जैसे ये तार, एक कुचालक कोई बेलन है, बेलनाकार एक कोई वस्तु है जिस पर मैं कोई तार लूं और बार बार लपेटते ऐसे चला जाऊं, वैसा ही है, फेरे 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 बार बार, यहाँ से स्टार्ट किया वहां पर खत्म हो गया फेरा, क्योंकि लंबाई खत्म हो गई। अब मैं अगर इसको निकाल, वैसे तो अब ये परिनाली, यही परिनालिका है, यही है परिनालिका। अगर मैं चाहूं तो इसको अगर निकाल लूं मैं बाहर, ठीक है, इसको अगर मैं जो अंदर ये छड़ डाली है मैंने बेलनाकार, इसको अगर मैं निकाल लूं विद्युत रोधी छड़ को, अगर मैं बाहर फेंक दूं निकाल के, तो आप देखेंगे संरचना कुछ इस प्रकार से दिखेगी आपको, इस प्रकार से कुछ देखने को मिलेगी। ये फेरे आप देख सकते हैं, ये पीछे फेरे गया है, फिर ऊपर आया है, फिर पीछे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, तो ये परिनालिका है। अब आप परिनालिका में इधर से करंट भेजे हैं तो उधर से निकलेगी करंट, इधर से करंट भेजेगी तो इधर से करंट निकलेगी। ठीक है, मतलब इधर से जाएगी करंट तो इधर से निकलेगी बाहर, और इधर से जाएगी तो इधर से आएगी। ठीक है, मतलब करंट की दिशा अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ से ऐसे निकलेगी करंट, आगे जाएगी। अगर मैं इधर से भेजूँ करंट तो इधर से ऐसे जाएगी आगे। ठीक है, तो सिंपल से करंट की दिशा चेंज करने से जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो भी परिवर्तित हो जाती है। एक चीज याद रखिएगा, परिनालिका के अंदर कुछ विशेष बातें हैं, वो आपको जाननी है। परिनालिका की कुछ विशेष बातें हैं जो आपको बेटा जाननी है, और ये एग्जाम में भी पूछी जाती है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये L लंबाई की है परिनालिका, L लंबाई की, इसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है। क्या है, फेरों की संख्या, कैपिटल N क्या है बेटा, फेरों की संख्या।
फेरों की संख्या, ठीक है, कुल फेरों की संख्या जिसको हम बोल रहे हैं, लंबाई क्या है, एल है। तो इसके अक्ष पर, इसका अक्ष क्या होगा, ये इस केंद्र वाला भाग, ठीक है, अक्ष, ये परिनालिका की अक्ष है। परिनालिका, परिनालिका एक तरह की स्प्रिंग है, स्प्रिंग जैसी होती है ना वैसी, परिनालिका की अक्ष। अच्छा, तो परिनालिका के कुछ खासियत यह है कि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो एक समान उत्पन्न होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम परिनालिका का उपयोग करते हैं। जब हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र चाहिए होती है तो परिनालिका का हम उपयोग किया करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कुछ खासियत है, पहली कि परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उत्पन्न ठीक से नहीं लिखा है, उसको देख लेना आप, उत्पन्न होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है। और इसी कारण परिनालिका जो है ना, परिनालिका को विद्युत चुंबक भी कहा जाता है, विद्युत चुंबक भी कहा जाता है। परिनालिका को बेटा विद्युत चुंबक, जब तक करंट का प्रवाह होता रहेगा तब तक ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, जैसे ही करंट जाना बंद हो जाएगा वैसे ही चुंबकीय प्रभाव इसका खत्म हो जाता है। परिनालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, या परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है बेटा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई एल, जो कि बराबर आप लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई के, ठीक है। इसको मैं समझाता हूं कि ये छोटा एन क्या है। यहाँ छोटा एन जो है बेटा, छोटा एन अगर मैं लिखूं, वहां पर छोटा एन है बेटा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। एल लंबाई में एन फेरे थे, तो एकांक लंबाई में, जैसे मैं कहूं कि 10 मीटर में 500 फेरे, तो 1 मीटर में कितने फेरे, वही बात है कि 1 मीटर में कितने फेरे, ये 500 फेरे 10 मीटर, तो एकांक मतलब 1 मीटर में कितने फेरे, तो वही 1 मीटर में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। समझ गए ना, समझ गए ना, हाँ। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, मात्रक टेस्ला ही होगा, चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो म्यू नॉट एन आई। परिनालिका के भीतर अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है भीतर, वो है चुंबकीय क्षेत्र का मान ये, यहाँ पर B बराबर क्या होता है म्यू नॉट एन आई, अगर इसमें I करंट प्रवाहित हो रही है तो, ठीक है। परिनालिका के किनारों पर, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है B/2, B/2 मतलब म्यू नॉट एन आई का हाफ होता है, इस किनारे पर भी और इस किनारे पर भी। यहाँ पर B/2 होगा, मतलब म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 होता है, आधा होता है, जो केंद्र पर होता है उससे, या अक्ष पे जो होता है उसके आधा होता है। कहाँ पर, किनारों पर, किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र आधा बचता है, ठीक है। और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है वो 0 हम मानते हैं, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र को हम 0 मानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं जो कि है टोरॉइड। टोरॉइड क्या है बेटा, टोरॉइड, टोरॉइड क्या है, टोरॉइड कुछ और नहीं है बल्कि परिनालिका ही है एक तरह की। जैसे मैं कहूं कि ये L लंबाई की परिनालिका है, ध्यान दीजिएगा, L लंबाई की परिनालिका है, इसको मैं दोनों किनारों को पकड़ूं और मोड़ के जोड़ दूं, ठीक है, ऐसे एक वृत्त बना दूं, तो जैसे देखो यहाँ पर इसका एक अक्ष दिखेगा आपको। अब ये परिनालिका है तो इसका अक्ष है यहाँ पर, ये सेंटर भाग, ये क्या है, अक्ष, किसकी अक्ष है, परिनालिका की। अब मैं इसका पहला, और ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इसको पकड़ के इसे जोड़ दूं, तो जब मैं जोड़ूंगा तो ये कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ऐसे घुमा दूंगा कुछ ऐसे से, तो ऐसे से बन जाएगी। अब आपको दिख रही है कैसे बन जाएगी। तो कुल मिला के अगर मैं इसको घुमाऊंगा, मैं चलो बना ही देता हूं, एक तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, मैं जब बनाता हूं तो दिक्कत आ जाती है मुझे थोड़ा सा बनाने में।
चलिए मान लेते हैं ऐसे बना है ये, ठीक है। यहां से तो अक्ष आप देखेंगे बीच में ही रहेगा, ये बीच में ही अक्ष है, तो अक्ष जो है ये वहीं पर। तो मतलब कुल मिला के जैसे L लंबाई का एक तार है, उसको आप जब मोड़ेंगे वृत्त बनाएंगे और इसकी त्रिज्या कुछ R बनेगी, तो इन दोनों में संबंध हम लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, L बराबर जो है वही 2πr बन जाएगा, क्योंकि लंबाई तो वही है ना जिसको हमने मोड़ करके क्या बनाया, वृत्त बना दिया। तो L जो लंबाई थी वही क्या बन गई, 2πr बन गई। तो इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र हमें पता था, इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या पता था यहाँ पर कि भैया ये तो हमें पता है कि B बराबर है म्यू नॉट NI के, ये तो हमें पता है। तो यहां पर भी इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र अभी भी वही है, अक्ष पर अंदर क्या है बेटा, म्यू नॉट NI चुंबकीय क्षेत्र है, सही बात है। इसके अंदर क्योंकि यहां पर तो कुछ नहीं है, यहां पर तो खोखला जगह है, तो यहां पर क्या है, यहां पर B बराबर क्या होगा 0, और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है 0, तो यहां भी क्या होगा B बराबर 0, यहां भी कोई चुंबकीय क्षेत्र यहां भी नहीं, कहां होगा, सिर्फ भीतर, इस भीतर पर, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इसके दो किनारे हो जाते हैं, दो त्रिज्याएं बन जाती हैं, एक पास वाली केंद्र से एकदम पास जो है फेरा, और दूर सिर्फ बाहरी फेरा, आंतरिक फेरा और बाहर फेरा। तो अगर इसको R1 इसको R2 बोला है तो सिंपल सी बात है, दोनों में संबंध है। और अक्ष 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 को देखो तो ये माध्य त्रिज्या होगी इसकी, तो माध्य त्रिज्या जब हम निकालेंगे तो R जो M है, या R सिर्फ निकालू मैं, क्योंकि अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ऐसे मैं बना ही लेता हूं, ये है और चीजें कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है, ऐसा है। अब देखिए यहां की त्रिज्या मैं कह दूंगा R1 है, यहां की त्रिज्या दूर तक की कह दूं मैं R2 है। तो जो अक्ष तक की त्रिज्या है, ये अक्ष तक की त्रिज्या जो हो रही है, ये मिडिल त्रिज्या जो है, इसकी अगर मैं बात करूं, जैसे मैं इसकी बात करूं, इसको मैं अगर R बोल रहा हूं, तो R का मान क्या आएगा, R बराबर हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2 के। माध्य त्रिज्या लेंगे, मीन त्रिज्या माध्य त्रिज्या होगी ना, ये R1 हो गई, R2 बहुत ज्यादा हो गया, R1 छोटा हो गया, और ये बीच में पड़ रही है माध्य, तो R1 और R2 को जोड़ के आधा कर देंगे तो हमें ये त्रिज्या मिल जाएगी, माध्य त्रिज्या। अब इसके अंदर हमने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर म्यू नॉट NI के, ठीक है, म्यू नॉट NI के, जिसको हमने बताया था कि लिख सकते हैं B बराबर म्यू नॉट फेरों की संख्या कैपिटल N I, और लंबाई कितनी पहले थी इसकी, ये पहले एक परिनालिका ही तो थी, पहले एक परिनालिका ही तो थी, जिसको हमने कहा था कि L लंबाई की है, ठीक है। इस L लंबाई को मोड़ करके हमने R त्रिज्या की एक टोरॉइड बना दिया, तो म्यू नॉट NI डिवाइड बाई L, L लंबाई की थी तो। अच्छा, अब हमने कहा कि L को जब हमने मोड़ा तो L को हमने क्या लिखा, 2πr हो जाएगा, चूंकि 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 हमारे लिए L बराबर क्या हो गया 2πr के, सही है। इसलिए इसलिए B बराबर हो जाएगा टोरॉइड के लिए म्यू नॉट कैपिटल N, ठीक है, स्मॉल n नहीं बल्कि कैपिटल N, NI डिवाइड बाई L की जगह आ जाएगा 2πr के। तो इस प्रकार से आप अगर टोरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र लिखना चाहते हैं तो बस L की जगह आपको 2πr कर देना है, क्योंकि जो लंबाई थी अब वो क्या बन गई है, एक वृत्त के रूप में है, तो वृत्ताकार क्योंकि होता है टोरॉइड, तो आप देख सकते हैं 2πr आ जाएगा। अब R की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो आपकी वैल्यू, आप R की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, तो ऊपर 2 पहुंच जाएगा, नीचे R1 प्लस R2 बचेगा, ठीक है। चाहे तो आपको मैं लिख के दिखा दूं, B बराबर आप लिख सकते हैं म्यू नॉट NI डिवाइड बाई हो जाएगा 2π इंटू 2, ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, देखो अभी R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इसको हम हटा ही देते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं एक बार में, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ पाई बचेगा, पाई और इंटू बचेगा R1 प्लस R2 के, ठीक है। ये आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं अगर आप R का मान उठा के रखना चाहते हैं तो बेसिक सी चीजें हैं, मात्रक अभी भी टेस्ला ही रहने वाला है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक सेम है। यहां तक की बात हो चुकी है, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, कौन सा बल लगेगा बेटा, चुंबकीय बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा, चुंबकीय बल, ठीक है, जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं, इसको दिया था लॉरेंज ने, तो लॉरेंज बल, लॉरेंज बल क्या है, चुंबक की वजह से या चुंबकीय क्षेत्र की वजह से लगने वाला बल, किस पर, आवेश पर। मैं मान लेता हूं कि चलो एक जगह पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की तरफ है कहीं पर, ठीक है, या अंदर की तरफ मत मानो, थोड़ा सा कर देते हैं, सुख 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 कर देते हैं, ठीक है। आइए
मैं कह रहा हूं कि चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर कोई जगह है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी को दर्शा रही है, ये पीली वाली रेखा है। अब मान लेते हैं कि कोई आवेश है, अब आवेश क्योंकि गतिमान होगा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है आवेश, अच्छा गतिमान आवेश है, अच्छी बात है। तो मान लेते हैं कि कोई आवेश Q है और वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ किसी कोण पर गतिमान है, मान लेते हैं इस प्रकार से ऐसे जा रहा है, v वेग से ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, मतलब आप देखेंगे कोण बन रहा है यहाँ पर कितना, थीटा, थीटा कोण के साथ गतिमान है। तो जो इस पर बल का अनुभव होगा, किस पर, आवेश पर, आवेश जो बल का अनुभव करेगा वो कौन सा बल का अनुभव कर, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं इसको, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर आवेश को दिखा रखा है मैंने, इसको अंदर ही बनाते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि कोई आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र के साथ कुछ कोण बनाते हुए ऐसे गति करे, क्योंकि संभव है कि कोण बनाते हुए गति कर सकता है ना, चलिए मान लेते हैं धनात्मक आवेश है, ठीक है। अगर ये गति करेगा इस प्रकार से, अगर कोई कोण बनाते हुए गति कर रहा है थीटा, तो इस पर एक बल लगेगा, बल की दिशा अभी नहीं बता रहा हूं, बल जो लगेगा वो लगेगा बेटा F बराबर Q V क्रॉस B के, ठीक है, F V क्रॉस B। अब सदिश थोड़ा सा आपको सदिश गणित आनी चाहिए, V क्रॉस B मतलब V से B की तरफ आपको अपनी उंगलियां घुमानी है, V इधर जा रहा है और देखो इधर की तरफ जिस तरफ जा रहा है उस तरफ आपको हाथ रखना, उंगलियां उस तरफ रखनी है, और जिस तरफ बी है उस तरफ उसको घुमानी है। तो ऊपर इधर की तरफ बी है और इधर की तरफ उंगलियां हैं, तो इधर से इधर की तरफ हमें उंगलियां घुमानी, जब घुमाएंगे तो हमारा अंगूठा जो होगा वो क्या बताएगा, दिशा बताएगा, मतलब इस पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, अंदर की तरफ, बल लगेगा वो क्या लगेगा बेटा, अंदर की तरफ, ठीक है। देखो ना इधर से इधर की तरफ ऐसे घुमा रहे ना, इधर आगे की तरफ हाथ जाएगा, तो आगे की तरफ जो हाथ जा रहा है तो ये क्या घूम रहा है, अंदर की तरफ, इस पे अंगूठा क्या लग रहा है, अंदर की तरफ। तो बल जो लगेगा वो बल लग रहा है, इस आवेश पर जो बल लगेगा वो लगेगा अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ बल दिखाने का मैंने कहा था तरीका क्या होता है, क्रॉस और F लिख देंगे, तो इसका मतलब जो बल लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, सिंपल सी बात। ये जो बल है F बराबर Q V क्रॉस B, इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ये लिख देंगे F बराबर Q V B और ये आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। V और B के बीच का कोण हम ले लेते हैं, साइन थीटा आ गया। बल है तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन को कैपिटल N लिखते हैं, ठीक है। तो बल है तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन। अगर थीटा का कोण बदल जाए, थीटा कोण यदि पहला ऑप्शन क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री मतलब कि B की दिशा में ही अगर चल रहा हो आवेश, जिस तरफ B की दिशा है उधर की तरफ ही अगर आवेश आ रहा हो, तो जो F लगेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा, पुट करके देख लीजिए। दूसरा, अगर थीटा की वैल्यू बेटा 90 डिग्री होगी तो जो बल लगेगा F वो क्या हो जाएगा, अधिकतम होगा, और वो क्या होगा, Q V B के, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, साइन थीटा 90 का मान 1 होता है, तो Q V B बचेगा। तो ये मैक्सिमम फोर्स है, ठीक है, F मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम बल है जो आवेश पर लगेगा कभी भी। और तीसरा एक और ले लेते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, 180 डिग्री मतलब विपरीत जा रहा हो, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और आवेश इधर से इधर जा रहा हो, बिल्कुल विपरीत, ठीक है, तो F बराबर आप देखेंगे तब भी 0 आएगा, ठीक है। तो लगने वाला जो बल है वो कब लगेगा, जब 90 डिग्री है, 90 डिग्री होगा तब सबसे अधिकतम, अदरवाइज 180 पर और 0 पर न्यूनतम होगा। बीच के कोण पर लगेगा कुछ ना कुछ, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री निकालेंगे लगेगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर जो कोण होते हैं जहां हमें चेक करना होता है आप देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपको 90 डिग्री के लिए ही चीज़ें दी गई हैं कक्षा 12वीं में। तो अधिकतम जब बल की बात करेगा मतलब कोण कितना है, 90 डिग्री, किसके किसके बीच बेटा, V और B के बीच में, V और B के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री, तभी जाके अधिकतम बल अनुभव करेगा कौन, आवेश, ठीक है। तो इस प्रकार से इसी बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं, ये जो बल है इसी को हम लॉरेंज बल कहते हैं, याद रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलिए इसका दिशा निकालने का तरीका आपको बता दिए। जैसे कि मैं बात करूं कि लेट से कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऊपर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं B ऊपर की तरफ है और आवेश जो है इधर की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं ये आवेश है Q और वो इधर की तरफ जा रहा है, V की वैल्यू इधर की तरफ है। दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो 90 डिग्री है, बिल्कुल 90 डिग्री है, लेकिन दिशा किधर होगी, दिशा किधर होगी, तो आवेश इधर की तरफ है, ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है, तो मैंने हथेली कैसे रखी, V की दिशा में, और V क्रॉस B, क्योंकि F बराबर क्या होता है, Q V क्रॉस B, V से B की तरफ हमारी उंगलियां घूमनी चाहिए, ठीक है। तो V से B की तरफ, V से B मतलब V से B की तरफ, V की दिशा में रखा और B की दिशा में घुमानी चाहिए, तो ऊपर की तरफ जब घुमाऊंगा तो अंगूठा क्या बता रहा है, बाहर की तरफ, तो इस पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ। तो अभी बल जो लगेगा बाहर की तरफ, तो डॉट F है सिर्फ, ठीक है, डॉट का मतलब
डॉट का मतलब बाहर, तो बाहर की तरफ बल, तो बल जो लगेगा वो बाहर की तरफ, मतलब आवेश पर जो बल लगेगा बाहर, मतलब बोर्ड से ऐसे बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से बल लग रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपको जाननी है। डिटेल में अभी पढ़ने का इतना टाइम है नहीं, वन शॉट रिवीजन है, तो वैसी ही चीज़ें चल रही हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जैसे बात करें कि 90 डिग्री पर अब अगर आवेश जो है एक चुंबकीय क्षेत्र में घूमे या प्रवेश करे तो क्या होगा। तो लेट्स से कि कोई जगह है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से अंदर की तरफ है। अब ये चित्र आप देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, ठीक है, प्यार से मिल जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो आवेश है, आवेश को आप देखेंगे वो वृत्ताकार पथ पे घूमेगा। कब घूमेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ, आपको लग सकता है कि सर जल्दीबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहा हूँ मैं, ये मुझे भी पता है कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है बी अंदर की तरफ है, ठीक है, ये क्रॉस का चिन्ह हर जगह लगा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। और आवेश मान लेते हैं कि इस प्रकार से आ रहा था, ठीक है, कहीं से ऐसे आवेश आएगा, क्यों आवेश आ रहा है जिसका द्रव्यमान m है मान लेते हैं, और धनात्मक आवेश है ऐसा। तो आप देखेंगे कि हर एक बिंदु पर आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा बेटा, आवेश पर जो बल लगेगा, v की दिशा आगे की तरफ, b की दिशा अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b करेंगे तो ऊपर की तरफ बल लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऐसे धीरे धीरे मुड़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब लगातार इस पर बल लग रहा है, बल किधर की तरफ लग रहा है बेटा, ऊपर की तरफ। मतलब एक पॉइंट हम देखें यहाँ पर, तो जैसे यहाँ आवेश है, यहाँ पर अगर देखें तो v की दिशा ये है, v की दिशा ये है, b की दिशा अंदर की तरफ, b की दिशा क्या है, अंदर की तरफ, कोण क्या होगा 90 डिग्री, तो v क्रॉस b, अंदर की तरफ हाथ घुमाएंगे अंदर की तरफ, तो अंगूठा क्या बता रहा है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ इस पर बल लगेगा एक, ठीक है। कौन सा बल लग रहा है, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल मतलब b की वजह से लगने वाला बल। अब मान लेते हैं आवेश यहाँ है, देखिए आवेश जब बल लगेगा तो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देगा। हर एक पॉइंट पर अगर आप चेक करना चाहें, मैं 3-4 पॉइंट पर चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आवेश किधर जा रहा है, इधर की तरफ मान ले जा रहा है। अब बल, अब चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ तो बल क्या लग रहा है, अंदर की तरफ। तो हर एक पॉइंट पर देखेंगे जो बल लगेगा बेटा आवेश पर, बल लगेगा बेटा आवेश पर, वो क्या लगेगा, हरदम एक ही दिशा में लग रहा है, और वो लग रहा है सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ, ठीक है। हर एक पॉइंट पर आवेश पर लगने वाला जो बल है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ, इस ओ की तरफ लग रहा है, ठीक है, और केंद्र की तरफ लग रहा है। और आवेश एक वृत्ताकार पथ पे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, जो वृत्ताकार पथ पे जब कोई द्रव्यमान वाला कण घूमा करता है तो एक अभिकेंद्रीय बल मिला करता है, अर्थात यहाँ पर जो F ड्यू टू B है वो बराबर होगा अभिकेंद्रीय बल के, मतलब FC के। FC क्या है बेटा, ये क्या है, चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल जो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से लग रहा है, ये क्या है, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल मिल कहां से रहा बेटा, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल मिल कहां से आ रहा है, चुंबकीय बल से। तो आप देखेंगे QVB, क्योंकि V और B के बीच में कोण क्या है, 90 डिग्री का, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, साइन थीटा बराबर, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई। तो QVB बराबर हो जाएगा mv² डिवाइड बाई, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या जो है घूमने की वो क्या है, r है, तो QVB डिवाइड बाई r। ये साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत बता रहा हूं, ये छोटा सा इतना ही सिद्धांत है, ठीक है। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत घुसता है, 90 डिग्री के कोण के साथ घुसेगा, तो उसका पथ जो है वृत्ताकार हो जाएगा, हरदम भी, हरदम और हरदम वो वृत्ताकार पथ पे चलेगा। और यही कॉन्सेप्ट है साइक्लोट्रॉन का। तो mv² बाई r, यहां पर आपको त्रिज्या पूछी जाती है, तो आप निकालना चाहें v से एक v कट जाएगा, सिंपल सी बात है, r जब निकालूंगा मैं तो यह जाएगा mv डिवाइड बाई qb के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। ये इतना मीटर में त्रिज्या है तो मीटर में आएगी, सिंपल सी बात है। यहाँ से आपको v निकालना है तो v बराबर निकालेंगे, आ जाएगा QBr डिवाइड बाई m के। ये है वेलोसिटी, वेग निकल आया। आपको ऊर्जा निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा निकालनी है आपको, तो हाफ mv² करेंगे, v का मान उठा के रख देंगे, आपको हाफ mv² गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं जो आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट बेटा साइक्लोट्रॉन का, साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट यही है। साइक्लोट्रॉन को देख लेते हैं। तो जो साइक्लोट्रॉन है वो क्या कह रहा है, साइक्लोट्रॉन एक तरह का जुगाड़ है, एक तरह का उपकरण, एक तरह की युक्ति है, जिसके द्वारा धनावेशित कण, जो धनावेशित कण है, जैसे अल्फा हो गए, न्यूट्रॉन हो गए इत्यादि, जो धनावेशित कण है उनको त्वरित किया जाता है, एक्सेलरेट करते हैं। त्वरित मतलब काफी ऊर्जावान बनाया जाता है। ये कण उचित ऊर्जा जब पा जाते हैं तो इसको यूज किया जाता है, नाभिकीय विखंडन वगैरह के लिए यूज किया जाता है। यह सिद्धांत क्या है कि विद्युत क्षेत्र जो है
दो तरह, यहां पर साइक्लोट्रॉन के अंदर दो तरह के क्षेत्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का काम होता है कि उसको वृत्ताकार पथ में घुमाए, रास्ता बनाना, ठीक है, कि आवेश कैसे घूमेगा, ये कौन डिसाइड करता है, चुंबकीय क्षेत्र। और कितना तेजी से घूमेगा, उसको स्पीड जो देता है वो कौन देता है, वो देता है विद्युत क्षेत्र, जो त्वरित करता है। तो विद्युत क्षेत्र आवेश को त्वरित करता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र एक निश्चित आवृत्ति के साथ वृत्तीय कक्षाओं में घुमाता है। इसका ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ आवेश रखा जाता है, जब उचित ऊर्जा हो जाती है, ऊर्जावान जब बन जाता है कण, तो उसको बाहर निकाल लिया जाता है। क्योंकि वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो आवृत्ति निकाल सकते हैं, आवर्तकाल निकाल सकते हैं, ऊर्जा निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं, जैसे अभी निकाला था, त्रिज्या निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं, कोणीय आवृत्ति निकाल सकते हैं, अलग अलग चीजें हैं जो कि आप निकाल सकते हैं। तो बेसिक सी चीजें हैं, इसको आप यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दो चुंबक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो ऊपर से नीचे की तरफ चुंबकीय क्षेत्र लगा रखी है। और यहाँ पर D1 और DT जो अलग अलग चीजें आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर उच्च आवृत्ति दोलित्र है। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो AC सोर्स लगाया गया है, करंट लगाया गया है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र लगाने के लिए, विद्युत क्षेत्र है ना, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगाया जाता है D1 और D2 पे, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। इसको आप एनसीईआरटी में जरूर पढ़ लीजिएगा, इसकी वर्किंग। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति निकालना है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल के विपरीत होती है, ठीक है। तो अगर दोलन करने में समय लग रहा है T, दोलन करने में समय मतलब एक चक्कर लगाने में समय T लग रहा है, तो T बराबर क्या है, 2πr/v होता है। एक्चुअली दोलन करने में समय 2πr/v आएगा, यहाँ से 2 आना चाहिए। v की वैल्यू πm/qb, v की वैल्यू हमने निकाली थी ना, v की वैल्यू हमने निकाली थी बेटा qbr/m, ठीक है, qbr/m थी ना, v की वैल्यू हमारे पास क्या थी, qbr/m थी। तो v की वैल्यू रखेंगे तो m ऊपर चले जाएगा, qbr बचेगा, r से r कट जाएगा, सिंपल सी बात है ना, सेम रखा है। हाँ, तो πr/v और t बराबर है विद्युत दोलित्र का आवर्तकाल। तो हाँ, अच्छा, दोलन करने में समय ये है, अर्धवृत्ताकार लिखा ना, देखो अर्धवृत्ताकार, आधे पथ को चलने में, पूरे पथ को चलेगा तो 2πr, ठीक है, इसलिए πr लिखा था। तो 2πr बाई आपको v कर देना है, तो समय निकल आएगा, ठीक है। चाल बराबर जो आप लिखते हैं दूरी बटा समय, वैसे ही आपको समय बराबर लिखेंगे दूरी बटा चाल, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटा चाल बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल आप कर लेंगे, आपका आ जाएगा। आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल की व्युत्क्रमानुपाती होती है, निकाल सकते हैं। अब धनायन की अधिकतम ऊर्जा वगैरह निकालना है तो अधिकतम ऊर्जा वगैरह भी आप निकाल सकते हैं। हालांकि इसको आपको इतना करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, आपसे ज़्यादातर त्रिज्या ही पूछी जाएगी, जो कि हमने निकालने का तरीका बता दिया है कैसे निकलेगा, ठीक है। आपको सीख के रखना है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यही आपको जो साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन के सबसे स्टार्टिंग में ही आपको करना होता है, आर और वी निकालना होता है और गतिज ऊर्जा निकालनी होती है। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल होता है एक चक्कर लगाने में समय। अगर आर त्रिज्या है तो एक चक्कर का मतलब कितना हुआ, 2πr, और कितने वेग से चल रहा है, v से, 2πr/v। आर और v दोनों का मान पता है, उठा के रख दीजिएगा, t का मान निकल आएगा। और जब आवृत्ति करेंगे तो f बराबर हो जाता है 1/t। कुछ कई बार जो बुक्स में लिखा होता है उसको देख के आप परेशान हो जाते हैं, ये सब चीज़ों को कि समझ में नहीं आ रहा है। बेसिक से अगर सिंपल सी चीज़ समझेंगे तो ये लिखा है, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, परेशान बिल्कुल होना ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद धारावाही चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण क्या लगेगा, बल आघूर्ण मतलब टाउ की बात कर रहे हैं, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा, चुंबकीय क्षेत्र में कैसे बल आघूर्ण लगा करता है। तो मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। इस प्रकार से यहाँ पर एक कोई धारावाही लूप हो सकता है, वृत्ताकार हो या आयताकार हो, मर्जी है, ठीक है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप अगर पूरा एकदम ऐसा बनाना चाहते हैं तो ऐसा बना लीजिए, एकदम 90 डिग्री के एंगल के साथ अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसा बना लीजिए। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है, मोटर और डायनमो जो बने होते हैं ना, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो ये आयताकार हो गया, ABCD या PQRS आपको मानना है, B हटा देते हैं क्योंकि B से चुंबकीय क्षेत्र को भी दिखाते हैं, तो इसको हम PQRS ज़्यादातर लिखा करते हैं, PQRS। और इसमें मान लेते हैं इधर से करंट हमने बहाई, इधर करंट निकल के आएगी, इधर ऐसे करंट बह रही है, ऐसे करंट गई है, ऐसे करंट गई है, ऐसे करंट गई है, ठीक है, और यहाँ से आ गई, ठीक है, यहाँ से गई और यहाँ से आ गई। आपको अगर इधर से भेजना है तो इधर से भेज सकते हैं। अब हर एक जो है तार पर हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की वजह से बल लगेगा। अगर इसकी लंबाई L है तो L लंबाई पर बल लगेगा, इसकी लंबाई अगर L है तो ये भी लंबाई L होगी। इसकी लंबाई कुछ और मान लीजिए, B मान लीजिए, C मान लीजिए, D मान लीजिए, M मान लीजिए, कुछ भी मानना है,
मान लीजिए। अच्छा, जब जैसे ही करंट प्रवाहित होगी तो आप देखेंगे इस वाली भुजा, जैसे पी एस या एस पी भुजा पर अगर मैं देखूं तो करंट की दिशा ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ, तो मतलब आवेश ऊपर की तरफ बह रहे हैं, धनात्मक आवेश की दिशा में हम उंगलियां रखेंगे और घुमाएंगे किधर की तरफ, बी की दिशा में। तो जब मैं घुमाऊंगा तो अंगूठा क्या होगा, अंदर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ करंट, उधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र, तो उधर की तरफ मैं हाथ घुमाऊंगा तो अंगूठा क्या बता रहा है, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। मतलब इस भुजा पर लगने वाला जो बल है बेटा वो क्या होगा, अंदर की तरफ, क्रॉस है अंदर की तरफ, मतलब F जो लगेगा वो क्रॉस के साथ अंदर की तरफ है। इस पर देखेंगे तो कोई बल नहीं लगेगा। जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, जिस दिशा में करंट है, जिस दिशा में आवेश चल रहा है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया, मतलब लगने वाला बल 0 हो जाएगा। F बराबर IBL sin थीटा, तो 0। यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखो फिर से 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है ना, ये इधर की तरफ, ये नीचे की तरफ 90 डिग्री, फिर से बल लगेगा। और इस पर देखेंगे तो नीचे की तरफ आवेश और इधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र, इधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहां से इधर की तरफ मैं हाथ घुमाऊंगा तो अंगूठा क्या बता रहा है, बाहर की तरफ। मतलब इस पर जो बल लग रहा है बेटा, इस पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ मतलब डॉट F लग रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ बल की दिशा है। तो देखो ये वाला भुजा अंदर की तरफ दब रहा है, ये बाहर की तरफ, तो क्या होगा बेटा, ये एक अक्ष की परितः ये घूमना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये अंदर दब रहा है, ये बाहर, तो ये इधर से इधर की तरफ ऐसे ये घूमना स्टार्ट कर देंगे। और जब घूमेंगे तो यहीं पे लगेगा टॉर्क, बल आघूर्ण। और टॉर्क जो होता है, अच्छा अब इसका क्षेत्रफल होगा, क्योंकि आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल वगैरह कुछ होगा, इसका डेरिवेशन नहीं करना है आपको। लगने वाला बल वगैरह निकालने के बाद जब टॉर्क लगाएंगे आप, तो टॉर्क आपको निकल के आएगा टाउ बराबर, ठीक है, अगर अच्छा इसमें फेरों की संख्या भी होती है कई बार, अगर फेरों की संख्या n है, n क्या है, फेरों की संख्या, तो टाउ बराबर होता है n a क्रॉस b, ठीक है, जिसको आप लिखते हैं टाउ बराबर, जिसको आप लिखते हैं टाउ बराबर NAB साइन थीटा के, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन है, डेरिवेशन हम करेंगे आराम से। यहाँ पर आपको बस फैक्ट वाली चीज़ें बता रहा हूँ कि याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको धारावाही लूप पर बल आघूर्ण इस पर आधारित होता है, इस कॉन्सेप्ट पर, इस सिद्धांत पर आधारित होता है बेटा। डायनमो, मोटर, है ना, सारी चीज़ें इस पर चलती हैं। आपका घर का पंखा वगैरह सब इसी पर चलता है, इसी कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। चलिए अब लास्ट है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। तो ये दिखा दिया आपको, दो समांतर चालक धारावाही चालक हैं जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है, एक में I1 है, एक में I2, दोनों के बीच की दूरी a मानी गई है। a मानिए, या फिर आपको d मानना है या आपको r मानना है, आपकी मर्जी है, आपके बुक में जो भी माना हो, a माना हो, d माना हो, r माना हो, आपकी मर्जी है। इस प्रकार से है, a दूरी पर रखी है, तो उनके मध्य जो बल लगेगा वो इस प्रकार से लगेगा, μ0/4 2I1 I2 बाई a के या d के इंटू l। l क्या है, लंबाई, प्रभाव का ही लंबाई लिया है कि l लंबाई पर लगने वाला बल चालक के, ठीक है, l लंबाई पर लगने वाला बल। अगर एकांक लंबाई पर लगना है, क्योंकि अनंत अगर तार लिया है तो F डिवाइड बाई L कर लेंगे, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकल आएगा। ये टोटल लगने वाला बल है L लंबाई पर। अब L लंबाई पर नहीं निकालना है, एकांक लंबाई पर। मैं कह रहा हूँ 10 मीटर पर लगने वाला बल ये है, ठीक है, तो 10 का गुणा यहाँ पर कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि 1 मीटर पर लगने वाला बल चाहिए, तो जितना बल लग रहा था उसमें पूरे तार की लंबाई से भाग दे देंगे तो हमें एकांक लंबाई पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है न्यूटन मीटर में, अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे या डाइन में चेंज करें, डाइन सेंटीमीटर आ जाएगा। F का CGS मात्रक आप जानते हैं डाइन होता है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के, DYNE, ठीक है, ये डाइन लिखा है, याद रखिएगा। अच्छा, अब ये बल आकर्षण प्रकृति का कब होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का कब होगा? तो जब तार में धाराएं दोनों एक दिशा में चल रही होंगी तो आकर्षित होंगे, यहां होगा आकर्षण। और जब तार में धाराएं एक दूसरे के विपरीत जा रही, जैसे एक में ऊपर एक में नीचे, तो यहां होगा प्रतिकर्षण। जो बल दोनों लगेंगे एक दोनों तार पर, एक इसके वजह से उस पर और उसके वजह से इस पर जो लगेगा, ये आकर्षण का होगा। जब तार में सेम दिशा में करंट बह रही है और एक तार में अगर ऊपर एक तार में नीचे, या इसमें नीचे हो उसमें ऊपर हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक दूसरे में, अगर दोनों में एक दूसरे के विपरीत धाराएं बह रही हैं तो प्रतिकर्षण होगा। दोनों में समान दिशा में धारा बह रही है, चाहे ऊपर की तरफ दोनों में बह रही हो, चाहे दोनों में नीचे की तरफ, तो आकर्षण होगा।
ये याद रखेंगे आप, ठीक है, ऊपर लिखा भी है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिखाए समझाए, ये आप याद रखिएगा। एग्जाम में लिखने के लिए आता है जो, वो डायरेक्ट आपके सामने बहुत सारी चीज़ें लिखी लिखाई थी। साइक्लोट्रॉन को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। रही बात डेरिवेशन की, तो वो किया जाएगा, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी करने बाकी हैं, तो वो भी करेंगे हम जल्द ही। जुड़े रहिएगा विपिन सिंह फिजिक्स चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर नहीं किया है तो, और भौकाल मचाते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।